नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स, लूसेंट फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसका दूसरा भाग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 49 तक देखे थे और आज 50 से लेकर 100 तक इस भाग में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 50 में है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकिल और आदमी के समय गति समान होना चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय के आधार पर बना रहे, उसे गिरने से बचाए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अगर मुड़ने वाला रास्ता होता है वहाँ अगर अंदर की ओर नहीं झुकेगा तो वो चला नहीं पाएगा, यानी गिर जाएगा। अंदर झुकता क्यों है? क्योंकि बाहर की ओर जो एक फोर्स लगता है उसको मेंटेन करने के लिए अंदर थोड़ा सा झुकना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, दूध से कृमि निकालने में कौन सा बल लगता है? जब दूध से कृमि निकाला जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो उसका क्या बदलता है? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा या ना द्रव्यमान ना भार बदलेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा? भार का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के 6/6 भाग है, इसलिए भार बदल जाएगा। लेकिन द्रव्यमान तो वहाँ भी 5 kg रहेगा, यहाँ भी 5 kg रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, भार गुरुत्वीय त्वरण के कारण बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक महसूस करता है? कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है तो अपना भार अधिक कब महसूस करेगा? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी त्वरित गति से तो बैठा हुआ व्यक्ति जो है अधिक भार महसूस करेगा। वहीं जब नीचे आएगा तो वह अपने भार से कम महसूस करेगा। और इसी में अगर पूछता है, अगर लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो वह शून्य अनुभव करेगा, यानी भारहीनता का अनुभव वहाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कब होगा? जब त्वरित गति के साथ नीचे आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक होता है? यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है पृथ्वी की तुलना में? तो उसका जो है 1/6 होता है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर 6 होगा तो चंद्रमा पर जो है उसका 6 से भागा दे दीजिए, यानी 1 होगा। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखिए, लोलक की कला विधि यानी लोलक का टाइम पीरियड किस पे निर्भर करता है? तो इसका किस पे निर्भर करेगा? इसका देखिए एक फार्मूला होता है, T बराबर 2 पाई रूट L बाई जी होता है। तो ये आवर्तकाल जो है किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करेगा। तीसरा इसमें क्या ऑप्शन है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। लंबाई को निर्भर करता है, सही हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखिए लंबाई है, अगर लंबाई बढ़ेगा आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा आवर्तकाल भी घटेगा। चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे। वहीं गुरुत्वीय त्वरण जो है टाइम के आवर्तकाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जिससे दोलन काल में लगा समय बढ़ जाता है। अभी देखिए जब लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 58 की बात करें, किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देंगे, यानी 2 पाई रूट L/g होता है। तो यहाँ पे अगर 4% बढ़ा देंगे, यल के अगर 4l कर लेंगे तो क्या होगा? रूट के अंदर से 4 निकल जाएगा बाहर, यानी 2% बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 58 के बी। जब 4% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पासर विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? पासर विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको पाइजो रेशियो कहा जाता है। और पाइजो रेशियो जो है 0.5 से 1.5 तक वेरी करता है।
क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वर्षा की बिंदु गोलाकार क्यों होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है। तो सतही तनाव के कारण होता है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद वो गोलाकार शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, तेल दीप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना उठना क्या कारण है। तेल ऊपर कैसे उठता है, तो वह कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है, यानी कोशिका क्रिया के कारण तेल का बत्ती जो होता है तेल जाता है, कौन सा क्रिया कारण, तो कोशिका क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई हो जाएगा पॉइज। पॉइज जो है श्यानता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 63, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, यानी उत्प्लावकता जो है फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने किया था, तो आर्किमिडीज। इसलिए वो फ्लोटिंग से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है, आर्किमिडीज है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आर्किमिडीज किस देश के थे, तो आर्किमिडीज थे ग्रीस के थे, ग्रीस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ध्वनि तरंगे की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, विद्युत चुंबकीय, तो क्या अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, वहीं अगर प्रकाश तरंगे कहता तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अपने उड़ान पथ पे अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सा तरंगों का उपयोग करता है, यानी चमगादड़ कौन सा तरंग का उपयोग करता है, तो प्रासरप तरंगे। प्रासरप तरंगे वैसा तरंग होता है जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को प्रासरप तरंगे कहा जाता है, और जिसको हम मानव जो है सुन नहीं सकता है। और वह प्रासरप तरंगे जैसे दीवार में टकराएगा और वो बैक आएगा, फिर उसको चमगादड़ वही अनुभव के आधार पे वो चमगादड़ चलता है। तो वही क्वेश्चन पूछा था, जो चमगादड़ जब उड़ता है तो उसको पहचान के लिए कौन से तरंग का उपयोग करता है, तो प्रासरप तरंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, प्रासरप तरंगे ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। प्रासरप तरंगे यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो होता है उसको बोलते हैं प्रासरप तरंगे। और इसमें अगर श्रव्य तरंगे की बात करें तो 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंग जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवतरंगी तरंग कहते हैं। और श्रव्य तरंगे क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसको श्रव्य तरंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के प्रासरप तरंगे। आशा करते हैं तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगे लंबवत चलता है, इसलिए ध्वनि तरंगे लंबवत हो जाएगा। 69, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, श्रव्य तरंग, यानी जिसको हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुनते हैं, इसलिए श्रव्य तरंगे हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। पहला नंबर तो ध्वनि की चाल जो है दाब पे प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जितना है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि दाब पे, वायुमंडल के दाब पे ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर पे पड़ता है, इसलिए ध्वनि पे नहीं पड़ता है, तो उतना ही हो जाएगा 320 मीटर प्रति सेकंड, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, अधिकतम हो जाएगा निर्वात में। अधिकतम निर्वात में होता है, ऐसे कर देखिए तो ध्वनि की चाल जो है मैक्सिमम ठोस में होगा, और उससे कम द्रव में होगा, और उससे कम गैस में होगा। इस तरह से इस्पात में जो है सबसे अधिक होता है, उसके बाद कहता तो जल हो जाता, उसके बाद कहता तो वायु हो जाता। और निर्वात में जो है ध्वनि गमन करता ही नहीं है। निर्वात में अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्वनि वहाँ गमन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वेग। क्वेश्चन नंबर 73, 100 डेसिबल के शोर के स्तर को निम्न में से किससे संगत होगा, यानी इतना डेसिबल जो निकल रहा है कहाँ से निकलेगा। ठीक सुने जाने वाला ध्वनि ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग इतना ध्वनि सुनना कठिन है। साधारण वार्तालाप में हम लोग 30 से 40 डेसिबल ध्वनि ही मतलब करते हैं। गली के शोरगुल की आवाज़ ये भी नहीं हो जाएगा। किसी मशीन के दुकान से आने वाला शोरगुल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कोई मशीन अगर ग्राइंडिंग मशीन है या चाहे कहीं पे कोई मशीनरी वर्क वहाँ हो रहा है, तो वहाँ से जो आवाज़ आएगा उसका ज़्यादा डेसिबल होता है, 100 से ऊपर हुई होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि में भेद
भेद निम्नलिखित में से किन कारणों से किया जाता है? तो उनके गुणवत्ता से किया जाता है, केवल उनके गुणवत्ता से। यहाँ तारत्व नहीं होगा, अगर पिच रहता तो पिच उसका हो जाता, मोटा है पतला है, लेकिन यहाँ पिच नहीं है तो केवल उसकी ध्वनिक गुणवत्ता, यानी पिच भी गुणवत्ता के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जेट वायुयान 2 मैक के वेग से उड़ान हवा में उड़ रहा है। जब इसकी ध्वनि का वेग इतना है 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितना होगी? देखिए, वायुयान जब मैक संख्या कर रहा है कि डबल हो जाएगा। अगर मैक संख्या 1 रहता है तो समझिए कि ध्वनि का वेग और वायुयान का वेग समान है, लेकिन मैक संख्या 2 कहने का मतलब है कि ध्वनि के वेग के दुगना कर दिया है। मैक संख्या क्या डोनेट करता है? मैक संख्या डोनेट करता है कि ध्वनि की चाल की अपेक्षा कितना गुना है, तो यहाँ मैक संख्या डबल है, तो इसलिए ध्वनि की चाल भी डबल हो जाएगा, यानी 664 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, डेसिबल किसका इकाई प्रयुक्त किया जाता है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? इको किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? जब हम बोलते हैं तो वही हमारा ही ध्वनि बाद में हमको सुनाई क्यों देता है? क्योंकि परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण हमें रिटर्न सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 78, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौसंचालकों द्वारा लाया जाता है, चूँकि पनडुब्बी की स्थिति पता करने में यूज इसका किया जाता है पानी के अंदर, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, पास आती हुई रेलगाड़ी में सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा परिघटना किसके कारण होता है? तो ये भी डॉपलर के कारण, प्रभाव के कारण ही होता है। इसका आंसर भी डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान है। मानव शरीर का तापमान कह रहा है केल्विन पे कितना होगा? तो केल्विन पे कितना होगा? मानव शरीर का तापमान ऐसे डिग्री में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट कुछ होता है, और उसी को केल्विन में बदलेंगे तो 310 हो जाएगा। 310 केल्विन मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन 82 में देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमों में एक ही होंगे, यानी समान होंगे? यह क्वेश्चन बहुत ही हिट है, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा -40। 40 नहीं, 40 भी ऑप्शन में मिलेगा, 40 नहीं मारना है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है तापमान होगा, सेम होगा। फ़ारेनहाइट पे आप -40 रखिएगा, सेल्सियस पे -40 रखिएगा, दोनों का वैल्यू समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप इसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं, केल्विन में। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 0 केल्विन होता है। इसलिए न्यूनतम संभव ताप क्या हो गया? 0 केल्विन, चूँकि केल्विन को में हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 98, फ़ारेनहाइट में 98 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 पॉइंट कुछ होता है, और केल्विन में 310 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान यहाँ देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यही फ़ारेनहाइट में पूछता 98 फ़ारेनहाइट हो जाता, केल्विन में पूछेगा 310 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 में कह रहा है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका जो है ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है उसमें? क्योंकि लकड़ी के तुलना में उस लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चूँकि लकड़ी के तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा जल्दी ही हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और हीट को छोड़ता भी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, आणविक संचालन द्वारा संवहन का संरचना क्या कहलाता है? संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचालन द्वारा यानी मोलिक्यूलर के द्वारा हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह या एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में होता है, यानी आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो वह संवहन कहलाता है। जब आप कोई बीकर में अगर पानी गर्म करेंगे तो उसमें देखते हैं नीचे से अगर हीट देंगे तो
पहले नीचे में जो पानी रहता है वो गर्म हो जाएगा, जब वो गर्म होगा वह पानी जो है ऊपर आएगा और ऊपर में जो ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा। इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है और एक दूसरे से आणविक संचलन, इसी को कहता है आणविक संचलन। तो उस क्रिया द्वारा पूरे बीकर का पानी जो रहता है गर्म हो जाता है, तो वह कौन सा विधि कहलाता है? संवहन। वहीं चालन की बात करें तो चालन में जब एक रड को हम गर्म कर रहे हैं आग में, तो उस छोर पे अगर हम गर्म करते हैं तो उसके अगला छोर जो होता है वहाँ पे भी गर्म हो जाता है, तो वहाँ जो होता है चालन होता है। वहीं विकिरण जो होता है सूर्य से जो हमको प्राप्त होता है ऊर्जा, यह विकिरण के माध्यम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 में है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा बहुत अच्छा चालक है? कौन सा बहुत अच्छा चालक है? द्रव में कर रहा है तो द्रव में पारा सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए जो है हम लोग थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर रहा तो वो उसको पढ़ पाता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, कौन होता है? पारा होता है। 88 89 देखिए, समान मोटाई के कपड़े की दो परत दुगनी मोटाई के कपड़े की एक परत से ऊष्मा आवरण प्रदान करता है, इसका क्या कारण है? मतलब कहने का मतलब है जब हम एक कपड़ा पहनते हैं या छोटा छोटा या पतला दो कपड़ा वाला कपड़ा का उपयोग करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है, यही पूछ रहा है। इसका क्या कारण है? उसका आवरण अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन में देखिए, दोनों परत के बीच संपुष्टि वायु के कारण, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब दो पतला कपड़ा आप उपयोग करते हैं तो बीच वो दोनों लेयर के बीच में जो गैप होता है वह एक संपुष्टि का कारण करता है, यानी कहिए तो उसके बीच में एक गैप बनाता है, जिसके कारण जो है वह अधिक इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में चलिए, 90 में क्या है? ग्रीष्म में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह देती है। क्यों दी जाती है कि गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद कपड़ा पहनिए? तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है कम अवशोषक होता है, ताप का कम अवशोषक होता है, इसलिए गर्मी में हमें सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। वहीं ब्लैक जो है ताप का अवशोषक होता है, पूरा अवशोषक होता है, तो इसलिए गर्मी में अगर काला कपड़ा पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, वहीं सफ़ेद कपड़ा अगर पहनते हैं तो आपको कम गर्मी लगेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, कहाँ होता है? तो इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमति में। मेनली इसका अंतरिक्ष में कैसे होता है? जैसे देखिए, अगर चंद्रमा पे जाना है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है, रात में -180 के आसपास पहुँच जाता है, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन को वहाँ भेजा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन वैसा इंजन होता है जो कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहने का मतलब है कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड उतना पे भी काम कर ले, तो क्रायोजेनिक तापमानों का प्रयोग जो होता है अंतरिक्ष क्षेत्र में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 92, तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? जब हवा तेज़ रहेगा तो उसमें ओस यानी शीत जिसको बोलते हैं, शीत नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बाष्पीकरण का दर तेज़ होता है। हवा तेज़ चलेगा तो वाष्प जल्दी करेगा, इसलिए बाष्पीकरण की दर जो है तेज़ हो जाता है। वही तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, कारण वही है बाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाता है। 93 में ठोस कपूर से कपूर का वाष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जब एक ठोस कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं बचता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह क्रिया जो है कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में है, मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? मतलब आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, कब करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्प नहीं होना। अब किसी को बहुत सारा पसीना बह रहा है लेकिन उसको हवा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। जब वाष्पीकरण नहीं होता है तो वह परेशान महसूस करता है। अगर वाष्पीकरण होगा तो ठंड भी लगेगा और बॉडी पर जो पानी जमेगा यानी पसीना जो होगा वह नहीं आएगा और वाष्पीकरण का दर तेज़ हो जाएगा, इसलिए उसको आराम भी लगेगा। तो परेशान महसूस किस लिए करता है? पसीना के आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अगर जब बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले
पानी का जो वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलने लगता है। पहाड़ों पे आप जानते हैं, पहाड़ पे अगर जाएंगे तो वहाँ जो वायुमंडलीय दाब होगा पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, तो कम रहने के कारण जो है 100 पे ना उबल के 100 से नीचे उबल जाएगा, इसलिए पहाड़ पे देरी से खाना बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 डिग्री से कम पे उबलता है। क्वेश्चन नंबर 97, भाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबले हुए जल से क्योंकि, यानी भाप से ज़्यादा हाथ जलता है। अगर उतने ही टेम्परेचर आप अगर कोई पानी उबाल के रखे हैं उसमें आप डाल दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा पानी कितना गर्म है, लेकिन भाप बहुत जलेगा। आप देखते हैं रोटी जब बनता है तो उसका भाप कितना जलता है, तो क्यों जलता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होता है, भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होता है इसलिए जलता है। क्वेश्चन नंबर 98, ऊष्मागति का प्रथम नियम की अवधारणा पुष्टि करता है। क्या ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण। ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, ना ही उत्पत्ति किया जा सकता है, यह ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, वहीं ध्वनि तरंग जो है अनुधारी तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो इसका तरंग के समान होता है या कण के समान होता है, या तरंग कण दोनों के समान होता है, या तरंग कण के समान नहीं होता है। इसका हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश का विकिरण तरंग के रूप में भी आता है और अपने साथ वो कण भी लाता है, जो जिसको फोटोन हम लोग कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। और फिजिक्स का अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 101 से लेके 150 तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।